नमस्कार। आज हम इतिहास की उन परछाइयों में झांकने वाले हैं जहां राजाओं के फरमान नहीं बल्कि खामोश इशारे गूंजते हैं। हम एक ऐसे नायक की कहानी खोजने निकले हैं जिनका नाम शायद ही किसी इतिहास की किताब में मिले, पर जिनके बिना स्वराज्य की कहानी सच कहूं तो अधूरी है। तो चलिए इस दिलचस्प खोज पर साथ चलते हैं। देखिए, इतिहास की जब भी बात होती है तो हमें अक्सर राजाओं और बड़े बड़े सेनापतियों की ही गाथाएं सुनाई जाती हैं, है ना? बड़ी बड़ी लड़ाइयां, शानदार किले, अहम संधियां, इन सब के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है। लेकिन उन जीती हुई लड़ाइयों के पीछे जो अदृश्य हाथ थे, उनका क्या? उन लोगों का क्या जो परछाई की तरह काम करते थे, जिनकी सबसे बड़ी जीत ही इसी बात में थी कि उनका कोई नामो निशान तक ना मिले। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वराज्य के उसी भूत की, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर प्रमुख बहिर्जी नाइक की। देखिए, एक शोधकर्ता के तौर पर जब कोई इनके बारे में जानकारी ढूंढता है ना, तो हैरानी होती है कि कितनी कम मिलती है। पर यही तो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, एक जासूस के बारे में जितनी कम जानकारी मिले, इसका मतलब ही यही है कि वो अपने काम में उतना ही माहिर था। तो चलिए एक जासूस की तरह ही उन बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं जो हमें बहिर्जी की कहानी की तरफ ले जाते हैं। आखिर उनकी शुरुआत हुई कहां से? अच्छा, जो कुछ पक्के तौर पर पता है वो ये है, उनका जन्म हुआ था अहमदनगर के शिंगवे नाइक नगर में, और वो रामोशी समुदाय से थे। ये लोग किलों के पास के जंगलों में रहते थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो पैदाइशी साहसी और जुझारू थे। उनकी सहन शक्ति और धैर्य मानो अविश्वसनीय था। कहते हैं कि बहिर्जी कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकते थे, और अगर जरूरत पड़े तो किसी की भी नजर में आए बिना एक ही पेड़ पर महीनों तक घात भी लगा सकते थे। लेकिन वो पहली बार शिवाजी महाराज से मिले कैसे? बस यहीं से ऐतिहासिक रिकॉर्ड थोड़ा धुंधला हो जाता है और हमारे सामने दो बहुत ही दिलचस्प लोक कथाएं आती हैं। तो पहली कहानी कहती है कि शिवाजी महाराज ने उन्हें शिमगा के त्योहार में देखा, जहां बहिर्जी तरह तरह के रूप धरकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, और महाराज उनकी इस अभिनय क्षमता से दंग रह गए। दूसरी कहानी के मुताबिक उन्होंने भेड़ियों के आतंक को खत्म करने वाले इनाम को जीता था और वो जीजाबाई से मिले थे। देखिए, कहानियां अलग हैं पर सार एक ही है। बहिर्जी में कोई असाधारण प्रतिभा थी जो पहली नजर में ही पहचान ली गई। अब एक और कहानी है जो उनकी तेज बुद्धि और अवलोकन शक्ति को दिखाती है, और ये कहानी सिर्फ एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। मोर तो मॉनसून में बोलता है, ये गर्मी में क्यों बोल रहा है? हुआ यूं कि वैशाख की तपती गर्मी थी और बहिर्जी ने कहीं से मोर की आवाज सुनी। उन्हें तुरंत शक हुआ, मोर तो मॉनसून में बोलता है। वो एक पल में समझ गए कि ये असली मोर नहीं बल्कि शिवाजी और उनके दोस्तों का एक गुप्त संकेत है। जब उन्होंने ये बात शिवाजी को बताई तो युवा शिवाजी उनकी पारखी नज़र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त बहिर्जी को स्वराज्य के मिशन में शामिल कर लिया। और बस यहीं से भीरोजी नाइक के उस हुनर की कहानी शुरू होती है जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अदृश्य होने की कला, यानी भेष बदलने की महारत। वो एक बहुरूपी थे, मतलब कोई भी रूप धर लेने वाले कलाकार। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि उनका नाम बहिर्जी भी इसी बहुरूपी शब्द से ही निकला है। उनके चेहरे सचमुच हजार थे। वो एक पल में नदी किनारे मछली पकड़ने वाले मछुआरे बन जाते तो अगले ही पल किसी दरगाह पर बैठे फकीर, कभी भजन गाते वासुदेव तो कभी ज्ञान देते हुए कोई संत। जैसी जरूरत वैसा भेष। लेकिन ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी शख्सियत को ओढ़ लेना था। बहिर्जी जिस भी किरदार को निभाते थे, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसका लहजा और हाव भाव सब कुछ पूरी तरह से अपना लेते थे। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगाइए। ऐसा कहा जाता है कि वो दुश्मन के हरम में भी भेष बदल कर रहे, और वहां की रानियां तो क्या, दासियां तक उन्हें पहचान नहीं सकी। ये उनके हुनर का शिखर था। लेकिन बहिर्जी सिर्फ एक अकेले कलाकार नहीं थे, वो एक विशाल और बेहद कुशल जासूसी नेटवर्क के निर्माता और संचालक भी थे। एक ऐसा नेटवर्क जो स्वराज्य के लिए महाराज की हजारों आंखें और कान बनकर काम करता था। तो सवाल ये उठता है कि ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा था? अंदाजा लगाइए, 1-200 नहीं बल्कि लगभग 3 से 4 हजार जासूस। सोचिए, इतना विशाल नेटवर्क बहिर्जी नाइक के नेतृत्व में काम करता था। दिल्ली के मुगल दरबार से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक उनके जासूस हर जगह, हर कोने में मौजूद थे। और उनका तरीका बेहद व्यवस्थित और सटीक था।
पहला कदम, दिल्ली से बीजापुर तक फैले जासूसों से कच्ची जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा और सबसे जरूरी कदम, उस जानकारी की कई अलग अलग स्रोतों से पुष्टि करना। तीसरा, उसका विश्लेषण करना, ये खबर सच है या दुश्मन का कोई जाल। और आखिरी कदम, जब जानकारी फौलाद की तरह पक्की हो जाए तभी उसे सही समय पर शिवाजी महाराज तक पहुंचाना। इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, जीरो। झूठी खबर की सजा सिर्फ एक थी, कड़े लोट, यानी चट्टान से सीधा नीचे फेंक दिया जाना। ये कठोर सजा ये सुनिश्चित करती थी कि हर जासूस अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि एक गलत सूचना का मतलब था महाराज की जान, हजारों सैनिकों की जान और पूरे स्वराज्य का भविष्य, सब कुछ दांव पर लगना। तो आखिर में सवाल वही है, बहिर्जी नाइक की विरासत क्या है? और इसका जवाब उनकी शोहरत में नहीं बल्कि उनकी खामोशी में छुपा है। उनका समर्पण देखिए, लगभग 55 साल। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से भी पहले उन्होंने सेवा शुरू की और अंत तक साथ रहे। और जब महाराज ने औपचारिक रूप से गुप्तचर विभाग बनाया तो उसकी कमान जाहिर है बहिर्जी को ही सौंपी गई। उनकी सबसे बड़ी सफलता यही थी कि वो गुमनाम रहे। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही सच है। इतिहास उनके बारे में जितना कम जानता है, ये उतना ही बड़ा सबूत है कि वो अपने काम में कितने कितने बेहतरीन थे। और यहीं ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है कि बहिर्जी नाइक जैसे और कितने खामोश नायकों ने हमारी इस दुनिया को आकार दिया है।